नमस्कार, प्रवास एक्शन न्यूज नेटवर्क और आप सभी का स्वागत है। अहमदाबाद से आई एक गंभीर खबर ने पूरे देश की सुरक्षा एजेंसियों को सतर्क कर दिया है। हम आपको बता दें कि गुजरात एटीएस ने आईएसआईएस से जुड़े 3 आतंकियों को गिरफ्तार किया है, जिनमें एक डॉक्टर भी शामिल है। यह डॉक्टर कोई साधारण व्यक्ति नहीं, बल्कि रेसिन जैसी घातक रासायनिक विष तैयार कर रहा था। एटीएस के अनुसार 35 वर्षीय डॉक्टर अहमद मोइनुद्दीन सैयद, जो कि हैदराबाद का निवासी है, उसको 8 नवंबर को अहमदाबाद मेहसाणा मार्ग के आदालज टोल प्लाजा से पकड़ा गया। उसके पास से 2 ग्लॉक पिस्तौलें, एक बेरेटा, 30 जिंदा कारतूस और लगभग 4 किलो कैस्टर बीन्स, जो कि अरंडी के बीज से तैयार किया गया मैश मिला है, जिससे रेसिन विष निकाला जा सकता है। पुलिस ने बताया कि इस डॉक्टर ने पिछले 6 महीनों में दिल्ली के आजादपुर मंडी, अहमदाबाद के नरोदा फल बाजार और लखनऊ स्थित आरएसएस कार्यालय की रेकी की थी। ये सभी जगहें अत्यधिक भीड़भाड़ और सार्वजनिक गतिविधियों की केंद्र मानी जाती हैं, इसलिए इन्हें संभावित आतंकवादी हमलों के लिए चुना गया था। डॉक्टर सैयद के साथ 2 और आरोपी यूपी के शामली का निवासी दर्जी आजाद सुलेमान शेख, जिसकी उम्र 20 वर्ष है, और लखीमपुर खीरी के छात्र मोहम्मद सुहेल मोहम्मद सलीम खान, जिसकी उम्र 23 वर्ष है, उसको भी गिरफ्तार किया गया है। जांच से पता चला है कि ये दोनों डॉक्टर को हथियार और कारतूस उपलब्ध करवा रहे थे। हम आपको यह बता दें कि यह पहली बार नहीं है कि दुनिया ने रेसिन जैसे रासायनिक विष को आतंकवाद के हथियार के रूप में देखा हो। अमेरिका में भी इसी जहर का इस्तेमाल करके राष्ट्रपति पर हमला करने की कोशिश की गई थी। एक व्यक्ति जिसने अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति बराक ओबामा और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों को रेसिन से सने पत्र भेजने की बात कबूल की थी, उसे 25 वर्ष की कैद की सजा सुनाई गई थी। 42 वर्षीय मिसिसिपी निवासी जेम्स एवसस्ट डचकी ने 2013 में यह अपराध किया था। वह खुद को निर्दोष बताता रहा था, लेकिन जांच में उसके डीएनए के सबूत और अरंडी के बीज से रेसिन तैयार करने की प्रक्रिया सामने आई थी। उसने तत्कालीन राष्ट्रपति ओबामा, सीनेटर रोजर विकर और मिसिसिपी की जज सैंडी हॉलैंड को जहर सने पत्र भेजे थे। सौभाग्य से ओबामा और विकर तक वे पत्र पहुंचने से पहले ही पकड़ लिए गए, जबकि एक पत्र हॉलैंड तक पहुंचा, लेकिन नुकसान नहीं हुआ। अमेरिकी अदालत ने उसे 25 वर्ष कैद और 5 वर्ष पर्यवेक्षण की सजा सुनाते हुए कहा था कि ऐसे अपराध की गंभीरता केवल कानूनी नहीं, बल्कि मानवता पर हमला है। यह उदाहरण बताता है कि रेसिन का प्रयोग आतंक के सॉफ्ट हाइब्रिड हथियार के रूप में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित हो चुका है, और अब भारत में उसका इस्तेमाल होने की साजिश एक नई और भयावह दिशा दिखा रही है। एटीएस की जांच में खुलासा हुआ कि अफगानिस्तान स्थित इस्लामिक स्टेट खुरासान प्रांत यानी आईएसकेपी के ऑपरेटिव अबू खालिदा से डॉक्टर सैयद का संपर्क था। सैयद उसके निर्देश पर भारत में रासायनिक हमले की तैयारी कर रहा था। हथियारों की आपूर्ति पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए की गई थी। फिलहाल सभी आरोपियों पर गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम यानी यूएपीए और आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। मुख्य आरोपी डॉक्टर को अदालत ने 17 नवंबर तक एटीएस की हिरासत में भेजा है। गुजरात एटीएस के डीवाईएसपी श्री यशवंत चौधरी को एक इन्फॉर्मेशन मिली थी कि हैदराबाद का रहने वाला एक आदमी जिसका नाम सैयद अहमद मोइनुद्दीन है, ये देश में आतंकवादी घटना को अंजाम देने के लिए कुछ कार्रवाइयां कर रहा है, और इसी के कॉन्स्पिरेसी के भाग के तहत ये गुजरात अहमदाबाद भी आने वाला है। इस इन्फॉर्मेशन को सीनियर अधिकारियों के साथ शेयर किया गया, काफी टीम्स बनाई गई, टेक्निकल एनालिसिस किया गया, इसके ह्यूमन इंटेलिजेंस को भी डेवलप किया गया, और जाना गया कि ये आदमी जो है इसकी मूवमेंट अहमदाबाद में ही लोकेट हो रही है। जो अलग अलग टीमें बनाई गई थी, उनमें से इस आरोपी को अदालत के पास जो टोल नाका है, इस पे वॉच रखी गई, क्योंकि इसका मूवमेंट उस साइड में आ रहा था। वॉच के आधार पे एक आंध्र प्रदेश नंबर की एक गाड़ी वहां से गुजरती हुई मिली, उसको रोका गया, चेक किया गया, तो इसमें जो इन्फॉर्मेशन वाला आदमी है सैयद अहमद मोइनुद्दीन, ये हमें मिल गया। इसको चेक किया गया, सरकारी विटनेसेस के सामने इसकी सर्च की गई, तो इसके पास में एक बैग मिला, जिसके अंदर एक बॉक्स में अच्छे से रैप किए हुए एक डब्बे के अंदर 3 वेपन मिल गए। ये 2 ग्लॉक थी, साथ में एक बेरेटा पिस्टल है, और साथ में 30 राउंड है। इसके साथ साथ एक प्लास्टिक के डब्बे के अंदर लगभग 4 किलो कैस्टर ऑयल भी मिला। इस सैयद अहमद मोइनुद्दीन को एटीएस ऑफिस ला करके डिटेल्ड इंट्रोगेशन किया गया। इसके फोन में भी बहुत सारी चीजें मिली गई, इसके बारे में पूछा गया, इसके इतिहास को जाना गया। तो जो डिटेल्स मिली वो ऐसी थी कि सैयद जो है वो बेसिकली लगभग 35-36 साल की उम्र का एक व्यक्ति है, जिसने चाइना से एमबीबीएस किया है। ये काफी पढ़ा लिखा है, काफी रेडिकल मेंटेलिटी है इसकी। ये भारत में मोटे प्रमाण में, मतलब बड़ी लोगों को नुकसान पहुंचा पाए, इस तरह की आतंकवादी घटना को अंजाम देना चाहता था।
इसके लिए बहुत सारे फॉरेनर्स के कांटेक्ट में था। अभी जिस व्यक्ति के साथ इसका सबसे ज्यादा लाइव कम्युनिकेशन था वो एक अब्बू खदीजा नाम से एक टेलीग्राम आईडी थी जिसके साथ एक कांटेक्ट में था, जिसे अपना आमिर मानता था। अब्बू खदीजा जो है वो ISKP का हो सकता है, ऐसा इसका मानना है। इन्होंने मिलकर के जो राइजिन एक बहुत ही पोटेंट पॉइजन है उसको बनाने की प्रोसेस इसने स्टार्ट की थी। उसके लिए इसने रिक्वायर्ड कैस्टर सीड्स, एसीटोन्स, क्रशर्स वगैरह वगैरह जो इसको चाहिए वो इसने प्रोक्योर किए थे और वो केमिकल प्रोसेस भी चालू कर दी थी। इस पर्टिकुलर विजिट में इसको ये वेपन की डिलीवरी होनी थी। इन वेपन की डिलीवरी के बारे में जब पूछा गया तो ये कलोल के आसपास से इसको एक लोकेशन पे ये डेड ड्रॉप की तरह ये वेपन मिला था। इसके फोन को और डिटेल से देखा गया तो इसके अंदर एक सस्पेक्ट नंबर भी मिला, जो कि इस कंडीशन में इसको उससे कांटेक्ट करना था कि अगर वो ये डेड ड्रॉप नहीं ले पाता है तो। इस नंबर को जब चेक किया गया तो ये नंबर यूपी से मूल इसका SDR होना पाया गया और इसका मूवमेंट गुजरात में होना पाया गया। इसके लिए एक अलग से दूसरी टीम बनाई गई जिसमें DYSP विरजित परमार, DSP KP पटेल, PI CH पनारा और दूसरे हमारे PI PB देसाई वगैरह, इन सबकी एक टीम बनाई गई। इस नंबर को लोकेट करने के लिए जब भेजा गया तो ये नंबर लगभग बनासकांठा के आसपास आया। वहां के बहुत सारे होटल्स, गाड़ियां सब चेक करने के बाद में ये 2 लोग हमें वहां से मिले हैं। ये जो दोनों लोग हैं ये लखीमपुर और शामली के हैं। इन दोनों के नाम आजाद सुलेमान शेख और मोहम्मद सुहेल मोहम्मद सलीम खान है। ये दोनों दीनी पढ़ाई किए हुए हैं, काफी रेडिकल हैं। ये भी बहुत सारी फॉरेन एंटिटीज के कांटेक्ट में हैं। इन दोनों ने मिलकर लखनऊ, दिल्ली, अहमदाबाद में कई सेंसिटिव प्लेसेज और भीड़भाड़ वाले जगहों की रेकी की है। साथ ही इन लोगों का जो मूवमेंट है वो कश्मीर में भी दिखाया है इन टेक्निकली। इन लोगों ने ये जो डिलीवरी है, जो वेपन्स की डिलीवरी है, वो हनुमानगढ़ राजस्थान जो कि एक भारत पाकिस्तान बॉर्डर का जिला है, वहां से ये डिलीवरी ली है और डिलीवरी लेकर के ये कलोल में इस डिलीवरी को ड्रॉप करके इन्होंने अपना जो उस जगह के जो फोटो, वीडियो और लोकेशंस है वो अपने फॉरेनर हैंडलर को भेजे थे, जिसके आधार पे सैयद ने इसकी आगे डिलीवरी ली थी। इस तरीके से गुजरात ATS की कंप्लीट जो टीम है उसने टेक्निकल एनालिसिस और ह्यूमन इंट के आधार पे एक अच्छा मॉड्यूल पकड़ा है, जिसमें 3 जो मुख्य आरोपी हैं उनको अभी तक हम पकड़ लिए हैं। आगे इन्होंने जो डिलीवरी ली उसका सोर्स, ये जो पॉइजन बना रहा है उसका यूज, ये जो फंडिंग कलेक्ट कर रहा है उसके बारे में वो डिटेल इंट्रोगेशन के बाद में हम आपको बता पाएंगे। ये जो 3 लोग हैं इनमें से पहले आरोपी को हमने अरेस्ट करके इसका रिमांड लिया है, उसमें हमें 17/11 तक उसका रिमांड मिला है। दोनों दूसरे अक्यूज को भी अरेस्ट कर लिया गया है और उनको आज हम कोर्ट के सामने प्रोड्यूस करेंगे। देखा जाए तो इस घटना ने यह स्पष्ट कर दिया है कि भारत के खिलाफ आतंकवाद अब केवल बंदूक और बमों तक सीमित नहीं रहा। अब इसकी दिशा रासायनिक और जैविक हथियारों की ओर बढ़ रही है। रिसिन जैसा जहर जो कुछ ही मिलीग्राम में किसी व्यक्ति की जान ले सकता है, यदि भीड़ भाड़ वाले बाजारों में फैलाया जाता तो इसका परिणाम सैकड़ों नागरिकों की सामूहिक मृत्यु के रूप में सामने आता। देखा जाए तो यह केवल हिंसक विचारधारा का नहीं बल्कि वैज्ञानिक दक्षता का दुरुपयोग है। एक MBBS डॉक्टर जिसे जीवन बचाने का प्रशिक्षण मिला था, वही जीवन लेने के लिए प्रयोगशाला में मृत्यु बना रहा था। यह इस बात का प्रमाण है कि कट्टरपंथ की जड़ें अब शिक्षित वर्ग तक पहुंच चुकी हैं, जो इसे और भी भयावह बनाती हैं। हम आपको यह बता दें कि जांच में सामने आया है कि हथियार पाकिस्तान से ड्रोन के माध्यम से भारत में भेजे गए। यह तथ्य नया नहीं परंतु चिंताजनक रूप से बढ़ता हुआ पैटर्न दर्शाता है। पहले जम्मू कश्मीर में ड्रोन ड्रॉपिंग होती थी, अब यह नेटवर्क गुजरात और राजस्थान की सीमा तक फैल चुका है। इससे संकेत मिलता है कि आतंकवाद अब असामान्य मार्गों से भारत में प्रवेश कर रहा है और यह ड्रोन आधारित आतंकवाद भविष्य में सुरक्षा एजेंसियों के लिए सबसे कठिन चुनौती बनेगा। साथ ही यह तथ्य कि एक शिक्षित डॉक्टर आतंकवादी संगठन का हिस्सा बना सामाजिक और मनोवैज्ञानिक दृष्टि से भी अध्ययन का विषय है। यह दर्शाता है कि आतंकवाद केवल आर्थिक हताशा का परिणाम नहीं बल्कि वैचारिक और धार्मिक कट्टरता का संगठित परिणाम है। सैयद जैसा व्यक्ति जिसने चिकित्सा का अध्ययन चीन से किया और आधुनिक विज्ञान का ज्ञान प्राप्त किया, यदि जिहाद के नाम पर विश्व बनाता है तो यह शिक्षा और मानवता
दोनों पर एक प्रश्न चिन्ह है। देखा जाए तो अब आतंकवादी मॉड्यूल केवल एक क्षेत्र तक सीमित नहीं रहे। सैयद का नेटवर्क हैदराबाद, यूपी, गुजरात, दिल्ली और अफगानिस्तान तक फैला हुआ था। यह दिखाता है कि आईएसआईएस जैसे संगठन भारत में पैन इंडियन मॉड्यूल बना रहे हैं। इसलिए भारत को अब केवल पारंपरिक सुरक्षा नहीं बल्कि केमिकल, बायोलॉजिकल, रेडियोलॉजिकल और न्यूक्लियर आतंकवाद के विरुद्ध भी तैयारी करनी होगी। साथ ही इस मॉड्यूल का खुलासा दर्शाता है कि खुफिया एजेंसियों को राज्य और केंद्र स्तर पर अधिक त्वरित समन्वय स्थापित करना होगा। इसके अलावा चूंकि मंडियों, मेलों, धार्मिक स्थलों और स्कूलों जैसे स्थानों को अब सॉफ्ट टारगेट्स के रूप में पहचाना जा रहा है, इसलिए इन जगहों पर सुरक्षा ढांचा मजबूत करना जरूरी है। देखा जाए तो भारत को इस चुनौती का सामना केवल हथियारों से नहीं बल्कि विचारों से भी करना होगा। आईएसआईएस और उसके सहयोगी संगठनों की सबसे बड़ी ताकत यह है कि वे अपने अनुयायियों को धार्मिक भ्रम और शहादत के नाम पर मानसिक रूप से दास बना लेते हैं। इसका मुकाबला केवल कानूनी कठोरता और वैचारिक स्पष्टता से ही संभव है, यानी समाज में ऐसा वातावरण बनाना जहां कट्टर विचारधारा पनपने से पहले ही पराजित हो जाए। बहरहाल डॉक्टर अहमद सैयद की गिरफ्तारी भारत के लिए एक चेतावनी है कि आतंकवाद अब नए रूपों में जन्म ले रहा है। यह केवल जिहादी हथियारों का नहीं बल्कि प्रयोगशालाओं का आतंकवाद बनता जा रहा है। यह रासायनिक जिहाद की ओर बढ़ता हुआ कदम है और यदि समय रहते इसे नहीं रोका गया तो इसका परिणाम सामान्य आतंक से कहीं अधिक विनाशकारी हो सकता है। खैर, आइए देखते हैं आतंकी अहमद मोइनुद्दीन सैयद का भाई क्या कह रहा है। भाई, मेरा नाम सैयद उमर फारूक है। मेरे भाई सैयद अहमद मोइनुद्दीन 2 दिन पहले बिजनेस की डील है बोल के गए थे। बाद में मेरे को 2 दिन के बाद कॉल आया कि मेरे को जो है यहाँ पे धोखा देकर बिजनेस बोल के बुलाया गया। यहाँ पे मेरे को नहीं मालूम हुआ बिजनेस के अंदर कुछ बैग वगैरह इलीगल एक्टिविटीज़ का मेरे उसमें अमाउंट की जगह पे बैग दे दिए। अभी जो है वो रिमांड में है वहाँ पर। हमको नहीं मालूम क्या हो रहा, अभी आगे क्या होता देखने वाले हैं। एटीएस कंट्रोल रूम से आने वाले हैं शायद इंटरव्यू लेने। जब तक के लिए आप लोग इंतज़ार करिए। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।